अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज हम बैठते हैं आपके सवालात के साथ और कुछ सवालात अम्मार भी करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अम्मार के पास। ओवर टू यू अम्मार। अस्सलाम वालेकुम रासिम। वालेकुम सलाम अम्मार। अच्छा रासिम, जैसे कि सब जानते हैं कि हम आज के दिन बैठते ही हैं सिर्फ दो मेन टॉपिक्स को लेके, जिसमें एक पाकिस्तान को हम डिस्कस करते हैं और सेकेंडली जो एक पाकिस्तान का सबसे कहने इकोनॉमिकल शहर जहाँ से पाकिस्तान की मैशत चलती है वो है कराची। सेकेंड हम कराची को डिस्कस करते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल उसको। तो मेरा आपसे सवाल कराची से स्टार्ट करेंगे हम पहले ही। तो रासिम, अभी महाजर कल्चर डे गुजरा, मैंने सुना है कि वो 4 कल्चर डे मनाए गए। अम्मार ये 4 से ज़्यादा है। 4 से भी ज़्यादा है जी। कितने धड़ों ने बनाए? ये धड़ों में नहीं, कम्युनिटीज बेसिस पे ही बनाया गया है। कुछ एक्चुअल किसका था? एक्चुअल किसी का भी नहीं था। बेसिकली कुछ यूथ है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था कराची के अंदर सबसे पहले, कुछ साल पहले कबल, जो कि आयशा मंजिल से रैली निकल के कोई लियाफ्ताबाद तक जाती है। तो फिर वहाँ से अलग अलग लोगों ने इसको इख्तियार किया है। अब ये कुछ हाईजैक सा भी हो गया। इस दफ़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी मनाया है। तो मतलब कराची की सियासत में सभी महाजर कार्ड खेलने के लिए इस वक्त, आपको पता है इस वक्त बल्दियाती इलेक्शंस का आना है। तो सबको अपने अपने हिस्से का जो है वो हिस्सा चाहिए। तो महाजरों का वोट भी चाहिए। सबसे बड़ी मेजॉरिटी रहती है महाजरों की, उर्दू स्पीकिंग्स की कराची में। तो उस हवाले से सबने ही मनाया है मोस्टली लोगों ने। तो बस इन 4 में लंदन का शामिल था? नहीं था? हर जगह लंदन थी। हर जगह लंदन? हर जगह लंदन थी। जहाँ जहाँ हुआ वहाँ अल्ताफ हुसैन का नारा लगा और कहीं चुप कराया गया, कहीं गिरफ्तार करवाया गया। बहुत कुछ होता रहा कराची शहर में इस कल्चर डे के अंदर। और अजीब व गरीब कल्चर डे था। मतलब इसकी कोई ऑफिशियली उनकी तरफ से कोई इसको सेलिब्रेट करने का या इस पर कोई जरूरी, मैंने उनका ट्वीट तो देखा था, उन्होंने अपना एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक बयान जारी कर दिया था महाजरों के लिए, लेकिन कोई कॉल नहीं दी गई या कुछ ऐसे। देखें, कॉल तो देखें सियासी एक्टिविटी की तो उनको कोई प्रॉपर्ली इजाजत है ही नहीं ना। डेफिनेटली तो उसी हवाले से रख के वो किस तरह कल्चर डे सेलिब्रेट कर सकते थे। तो मैंने अपने ब्लॉग में भी कहा था पिछले के जी कितने भी लोग जमा हुए थे उनको भी बड़ा काफी सख्ती और काफी पाबंदियों के बीच में जमा किया गया। और कुछ एरियाज के अंदर अल्ताफ हुसैन की तस्वीरों के साथ, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल्ताफ हुसैन की तस्वीरों के साथ कल्चर डे मनाया गया रैली के अंदर। तो ये भी कराची के अंदर, मैंने कहा ना, एमकेएम लंदन प्रेजेंस एवरीवेयर एट दैट टाइम एट कराची, क्योंकि जिस तरह उनका बताबासुर रसूख है वो थ्रेटन है टूवर्ड्स टू अदर पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली एमकेएम पाकिस्तान। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान के जैसे हमने लास्ट उसमें भी एक चीज़ आपसे शेयर की थी कि कामरान टिसोई ने सारे एमकेएम के जितने ही धड़े बन गए हैं उनको एक करके और एक बिल्कुल यकजा करके एक वो मुहिम का आगाज़ किया था। उसके बावजूद भी सबने अपनी सेपरेट रैलीज और अपना अलग वोट बैंक बनाने की कोशिश की होगी। बात यह है अभी तो वो देखें, कामरान टिसोई वाली बात तो लॉजिकल अभी तक बनी ही नहीं ना कि क्या होगा। तो आई थी काफ़ी। बिल्कुल 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 अमान, पर बात सिंपल वही है, उसके लॉजिकल सेटिंग क्या होगी, एडजस्टमेंट्स किस तरह होंगी। हमें पता है बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। आमिर खान साइड में बैठे हुए, खालिद मकबूल सिद्दीकी बीमार हैं, वो भी क़यादत छोड़ना चाहते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग आस्तीन चढ़ा के कायद बनना चाहते हैं। तो फिर वो उस तरह की तैयारी है। पर इस शशोपंज में एक एमकेएम पाकिस्तान ने शर्त रखी है, जो भी है वो ग्रास रूट लेवल से दोबारा है। तो इस शर्त के बीच में बहुत सारे मसाइल, ये एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से हल्कों से आवाज आ रही है। एमकेएम पाकिस्तान के भी कौन, ये जो भी बैठे हैं, जो भी एमकेएम पाकिस्तान है, बस एमकेएम पाकिस्तान है। उसमें सारों की मतलब 4 लोग जहाँ जमा हो जाते हैं ना, वो एमकेएम पाकिस्तान हो जाती है। राब्ता कमेटी से, राब्ता कमेटी, हाँ वो राब्ता कमेटी ने दिया है। राब्ता कमेटी ने एक वो किया है कि जी आप जो है ना, वो जो भी आएगा वो नीचे ग्रासरूट लेवल से आएगा। इस बात को लेकर थोड़ी सी जो है ना वो कारकुन लेवल से स्पेशली। तो जैसे इस चीज़ से मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। तो हम सुनने में ये आया था कि पीएसपी भी मर्ज होगी या पीएसपी मुस्तफा कमाल भी किस है, तो क्या उनको भी दोबारा से नीचे से आना पड़ेगा या उनका क्या प्रोसीजर होगा? मुझे थोड़ा सा बताएं वो किस तरह से आएंगे, यानी इस टाइम खानी और मुस्तफा कमाल, वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, चेयरमैन, एक चेयरपर्सन एक पार्टी के। हमारे 2 प्रोसीजर्स चल रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, 2 सेंसेस हैं इस वक्त हमारे पास ना। एक सेंस ये कहती है कि सबको एक जगह कर दिया जाए, सही है, ठीक है, और इंटर पार्टी इलेक्शंस करा दिए जाए, जिसके तहत जो है बहुत सारे लोग बाहर चले गए वो चले जाएंगे और फारूक सत्तार जो है वो चेयरमैन हो जाएंगे या कन्वीनर हो जाएंगे या डिप्टी कन्वीनर्स। बहुत सारे ये जो हमारे दोस्त अहबाब जो आना चाहते हैं पार्टी, वो डिप्टी कन्वीनर आ जाएंगे। एक तो ये है, पर इसमें बहुत सारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस कर ली कि जी जो भी आए ग्रास रूट लेवल से आए, तो वो एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, किस लेवल तक पैचअप होगा, कहाँ तक होगा, जनरल वाक़ इजलास होगा, उसमें किस तरीके की माफी तलाफी होगी। ये पहले की तरह ऑर्गेनाइज जलसे नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे, तो थोड़ी बदमजगी का भी अंदेशा रहता है। आपको पता है पिछले जलसों में हो चुकी है। आप वो महाजर कल्चर डे, सर देखिए, मैं तो इसे कल्चर डे मानता ही नहीं हूँ। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं खुद आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दैट फैमिली दैट वाज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, बट स्पेशली मैं इसको एज कल्चर डे नहीं मानूंगा। देखें
मैं सिंध में पैदा हुआ, मैं सिंधी भी हूँ। जो सिंध में कल्चर डे सिंधियों का होता है उसमें वो अपनी कल्चर को प्रमोट करते हैं, सिंधी टोपी लगाते हैं, अजरक पहनते हैं, अपने रिवायती म्यूजिक सुनते हैं, अपने जो कल्चर ट्रेडिशनल उनके पास जो कुछ है वो उसको अप्लाई करते हैं, और उन्होंने अपने खास स्पॉट स्पेशली कराची प्रेस क्लब को बनाया हुआ। एक्चुअल में तो कल्चर डे है भी नहीं जो हमारे मेरी नजर, मुझे ऐसा लगता है कि जो महाजर या जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जिसको महाजर कल्चर डे कंसिडर करती हैं, क्या कल्चर डे इसमें क्या महाजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? देखिए मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि उर्दू स्पीकिंग या महाजर जो हिजरत करके आए हैं पहले उनकी डाइवर्सिटी चेक करनी पड़ेगी हमें, वो कहाँ से आए हैं। इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया से बहुत ज़्यादा लोगों ने मेजॉरिटी में हिजरत की है। अब एक हिजरत की साइड है पंजाब जिसमें जलंधर, अमृतसर, पटियाला और दूसरे इलाके हैं छोटे मोटे पंजाब के, जहाँ से हिजरत होकर लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, खुशाब, मुल्तान तक लोग सेटल्ड हैं। ठीक है। सेकंड फेज आता है उन लोगों का जो उर्दू स्पीकिंग है, मोस्टली उत्तर प्रदेश के इलाकों से हिजरत करके आए हैं, कुछ लोग राजस्थान से हिजरत करके आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से हिजरत करके आए, यानी जो दैट साइड इंडिया का ये वाला साइड जो पाकिस्तान के साथ ही लगता है, इसका आधे हिस्से से हिजरत करके आए हैं। अब हम दोनों के ट्रेडिशंस और कल्चर को चेक करना चाहेंगे। अब पंजाब का कल्चर जो पंजाब से हिजरत करके आए उनका तकरीबन सिमिलर कल्चर है जो वहाँ के महाजरीन है, तो आपने कभी पंजाब में महाजिर का नारा भी नहीं सुना, वो उसी कस्टम और उसी कल्चर में आके रस बस गए। ठीक है जी। अब दूसरे एंड पे आते हैं हम उर्दू स्पीकिंग, जो उर्दू स्पीकिंग आए। देखिए उर्दू स्पीकिंग अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आए हैं, ये ट्रू है, एक कड़वा सच है। अपने साथ ट्रेडिशन लेके आए हैं, अपने साथ पोएट्री लेके आए हैं, अपने साथ एक म्यूजिक लेके आए हैं, अपने साथ कुछ कस्टम्स लेके आए हैं। रियलिटी ऑन ग्राउंड दैट इज थिंग्स ना। पर जो उर्दू स्पीकिंग की असास है वो मोस्टली उन इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार। यहाँ उर्दू स्पीकिंग्स या जिन्हें हम कह लें महाजिर हैं, इनके कस्टम्स में सीधा पजामा कुर्ता पहना जाता है, शलवार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी। इनके यहाँ शायरी की जाती है, सही है। इनके यहाँ जो है वो शेरवानी पहनी जाती है, जिना कैप लगाई जाती है, स्टिक हाथ में ली जाती है, बुजुर्ग स्टिक लेते हैं। इनके बड़े अच्छे ट्रेडिशंस हैं, अच्छी रिवायात है। अब इस कल्चर डे में जीन्स थी, टी शर्ट थी, सिर्फ झंडा था, तो ट्रेडिशन तो रह गई पीछे। झंडा भी तो एक नहीं था ना, मैंने आपसे कहा ना, वो ट्रेडिशन रह गई पीछे। नंबर एक। दूसरी, इस सारी रिलीज में हमारी माएँ, बहनें, बेटियां कहाँ थी? उन्होंने भी तो कुछ कपड़े पहनने होते हैं, उनकी भी कुछ हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज के। हमारी दादियाँ, नानियाँ, हमने उनको जिस तरह रख रखाव देखा है, वो सब कहाँ है? हमने क्या प्रेजेंट किया है अपने कल्चर का इस दिन? सिर्फ निकल के शोर करना या जिद बहस में कि जी सिंधी कल्चर डे बनता है तो हम कंपटीशन में कल्चर डे कर लें, मेरे ख्याल से नामुनासिब। अगर कल्चर डे करना है, मैं पर्सनली बोलता हूँ इस कल्चर डे को रैली के बजाय किसी बहुत बड़े ग्राउंड में रखें, वहाँ अदबी महफिलें रखें, वहाँ कल्चरल डिबेट्स हों, वहाँ उर्दू को नुमाया किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो कामयाबी है इस हिजरत करने वालों की वो उनकी ज़बान उर्दू है, जो इस वक्त कम्युनिकेशन लैंग्वेज है पूरे मुल्क में। ऐसा ही है। तो मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये कुछ ऐसा करें कि जहाँ सारे उर्दू स्पीकिंग जमा होकर कह सके कि हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी पहचान, हमारा तनद्दुन ये है, हम यहाँ इधर से बिलोंग करते हैं, हमारी ये एसास है। पर ऐसा कुछ भी ये बात तो फिर यहीं आके रुक जाती है। मुझे नहीं पता अमर, मैं पहले तो इसके हक में नहीं हूँ। ये लोग वो असेंबलीज को देखेंगे या आपकी हमारी इन सब चीजों को फॉलो करेंगे? मैं सच्ची बोलूँ, मैं मिसाल देना नहीं चाह रहा, मेरे पास एक मिसाल आई, फिर मैं रिलीजियस को एक मिसाल दे दूंगा तो फिर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगी। पर बात वही है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मैं बचपन से ना आशूर का जुलूस देखता आ रहा हूँ, ठीक है ना, 9-10 मुहर्रम का। पर आज से 10, 15, 20 साल पहले यकुम मुहर्रम को भी एक जुलूस निकलता है। ये जिद है, तारीख नहीं है इसकी कोई, पर जिद है। अब वो जिद का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब वो जिद कामयाब होती है नहीं होती है, ये अपने ऊपर है। देखिए वो करते हैं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं करें, ये उनका सियासी हक है इस मुल्क में। जो रैलियां निकालना चाहते हैं, जो कोई जुलूस निकालना चाहते हैं, मुझे उससे कोई भी एतराज नहीं है। बट ऑन अ सेक ऑफ के दूसरा करता है तो हम भी कर लें, तो ये शायद नामुनासिब है। रासिम, थोड़ी वफाक में नजर डाल देते हैं। सदर आरिफ अलवी का एक इंटरव्यू कल से बहुत छा रहा है, बहुत ज़्यादा जगह जगह पे उसको हम सुन रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट मुझे बता दी कि आपने भी शायद पूरा सुना है। वो आरिफ अलवी साहब बहुत अच्छे दांतों के डॉक्टर हैं, मुझे नहीं पता वो अपने दांतों पे इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी उम्र नहीं हो गई ज़्यादा।
स्पेशली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो अपनी उम्र से परेशान है, बाज़ दफ़ा बोलते हुए अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, सच बोल देते हैं आजकल, और बोलना भी चाहिए इंसान को। उन्होंने बात गलत नहीं की, बाद में उन्होंने अपनी क्लेरिफिकेशन देना किसी के लिए, हाँ किसी के लिए है, पर उन्होंने अपनी क्लेरिफिकेशन दी है बाद में, पर वो बात गोली की तरह आवाम तक क्लेरिफिकेशन को इतना ज्यादा सुना ही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू सुना था उस तर्दीद ना उन्होंने खुद, उसके बाद भले नेक्स्ट उन्होंने खुद आके उसको अपना प्रेसिडेंट हाउस से वो आ गया, लामिया आ गया, उस पर सारा उन्होंने कवर करने में ऐसा बयान नहीं था। पता है क्या बात ये कि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना वो छुपती नहीं है, या ऐसे लोगों में बैठा हो इंसान के जिनके आगे झूठ बोलना पता है पकड़ा जाएगा, तो वो आदमी रियलिस्टिक हो जाता है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। मेरे ख्याल से अलवी साहब के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई है। प्रेसिडेंट साहब जिन हल्का हबाब में उस वक्त हम जिस जेंट्री को तस्वीरों में देख सकते हैं, वो जेंट्री पाकिस्तान की अच्छी बड़ी पढ़ी लिखी जेंट्री है। उस जेंट्री के आगे वो शायद झूठ बोल नहीं सकते थे, सच जो उन्होंने बोला वो किसी से डाइजेस्ट हुआ नहीं है। तो खान साहब के लिए थोड़ा एम्बैरेसमेंट है, उनका अपने प्रेसिडेंट है, उनको प्रेसिडेंट बनाया है। पर एक बात मैं आपको दे दूं, अलवी साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं अप्रैल और मार्च में इलेक्शंस कराने के लिए, यानी रमज़ान के बाद वो इलेक्शंस कराना चाहते हैं मुल्क में। वो कह भी ये रहे कि इमरान खान रिलैक्स करें, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अब वो एक तरफ इमरान खान को अक्टूबर के लिए इलेक्शंस के लिए भी तैयार कर रहे हैं, दूसरा वो अप्रैल मई के लिए भी ऑप्टिमिस्टिक है। खान साहब कैसे वो करें, इमरान खान साहब किस बेस पर उनके ऊपर डिपेंड करें, वो अगर अक्टूबर तक और बैठे रहे तो यहाँ तो भी पता नहीं, शायद और जो बैकडोर सारी चीज़ें तो सब खुल जाएंगी, जैसे खान साहब पे बाकी पार्टी करती है। वही मतलब जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से अलवी साहब ने एक तरीके से क्या बोला, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, मोहतरम है, उनकी एज है, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, लेकिन एक तरीके अगर देखा जाए पॉलिटिकल हवाले से तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट गया है इनका। देखिए वो स्पेशली पीटीआई के लिए, तो देखिए पीटीआई के लिए सेटबैक है, बट बात वही है खान साहब के सॉरी से सपोर्टर्स को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खासतौर के सपोर्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कुछ भी कह लेना तो उनको कोई भी आंसरेबल नहीं होते, मतलब वो मतलब कहते हैं। वो कल हमारे पंजाब के मिनिस्टर हैं, जो गवर्नर भी हैं साबिक, चीमा साहब, वो कहने लगे कि जी चीमा साहब कहने लगे जी हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया है, जिस बंदे ने खान साहब पे गोली चलाई थी, मेरा उनसे दरख्वास्त है कि काइंडली खान साहब का और अलवी साहब दोनों का करा लें। कोई 5-6 सवाल मेरे भी हैं, मैं भी पूछ लूँगा। सच अगर 93% पर सच बोलते हैं ये वो मशीन, तो फिर खान साहब यकीनन इस टेस्ट में 100% पास होंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि अलवी साहब खुद बेचारे फंस गए। अलवी साहब की सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है। अलवी साहब की मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा ना अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो 3 महीना पहले इलेक्शंस हो सकते हैं सदर के। सितंबर में टर्म खत्म हो जाएगा अलवी साहब का, सही है, ठीक है, नहीं नई असेंबली नया सदर, ओके। तो वो भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि इलेक्शंस जो है ना वो अप्रैल मई में हो जाए, क्योंकि अगर जुलाई तक ये मामला गया तो अर्ली इलेक्शंस की कॉल कर सकती है कि जी वफाक जो है अर्ली इलेक्शंस कराना चाहता है सदर के लिए, ठीक है। नॉमिनेशन हो गया और हमें पता है कि इस वक्त अगर इलेक्शंस की सिचुएशंस बनती है तो कैंडिडेट सबसे सुटेबल कौन है? कैंडिडेट तो कोई भी हो, लेकिन बात पे वही आ जाती है जैसे कि नहीं आपको पता है, मार आपकी हंसी बता रही है, आपको पता है कैंडिडेट कौन है, क्या कह सकते हैं? नहीं कैंडिडेट आपको भी पता है कौन है, लेकिन होगा नहीं ना। देखिए उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया अभी तक किसी चीज में, वो कुछ भी नहीं मांग रहे, बैठे हैं उन्होंने तो अपने बाकी उन्होंने पर्सनली तो कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अभी भी उन्होंने पंजाब की हुकूमत के लिए कह दिया कि जी हम हमजा के लिए तैयार हैं, तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं। तो बस आप एक बात सुनिए कि एक ही चीज मांगेंगे, एक दफा मांगेंगे, एक ही दफा मांगेंगे और बड़ा स्ट्रांगली मांग लेंगे। वहां तक शायद मुझे नहीं लगता कि वहां तक कहानी। ये अलवी साहब भी ऑप्टिमिस्टिक है, आप भी अलवी साहब की तरह ऑप्टिमिस्टिक रहे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इस वाले से, पर ये एक वो सुनहरा ख्वाब है। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत डिफर है, बहुत अलग सी है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इलेक्शन इस वक्त कॉल करना बहुत मुश्किल है। इस्लामाबाद के इलेक्शन आज मुअख्खर हो गए हैं, मुलतवी हो गए हैं, और मुझे लगता है ये कराची के भी शायद हो जाएंगे। अच्छा, कराची की भी मुल्तवी हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इकोनॉमी करंट इतना ज़्यादा है, कोई सिक्योरिटी इशूज़ है, थ्रेटन अभी 4 सिटीज़ के लिए थ्रेट आ गई है कि कुछ कराची, हैदराबाद और कुछ सिंध के हाई सिटी एरियाज़ में दहशतगर्दी का ख़तरा है। तो इन हालात में जब सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी ज़्यादा हाई अलर्ट और थ्रेट्स भेज रही हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन को रिव्यू करना पड़ेगा इलेक्शंस करते हुए, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ऑल दोस्त गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बट इट्स डिफिकल्ट। वो तो वैसे ही नहीं चाहते कि उस तरीके पहुंचे, तो उनके लिए तो वो एक पटाखा भी फटेगा तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई कातिलाना हमला होगा। जीत जो है ना वो सबसे ज़्यादा एमकेएम पाकिस्तान की होगी, वो नहीं करना चाहते इलेक्शंस कॉन्टेस्ट, सच्ची बात है बल्दियात के। यार मुझे ऐसा लगता है उनके पास अभी कोई ऐसा बयान नहीं है या उनका ऐसा कोई स्पेस ही नहीं उनको दिख रहा है कि जहाँ पे जाके वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सके, जाके कहीं खड़े हो। यार नहीं है, सच्ची बात ये है। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत रियलिटी तो मैं बताऊँ उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। अगर वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल कुछ कर लेते ना ग्राउंड पे, तो शायद वो कराची को उन्होंने 7 सीटों में भी कुछ नहीं दिया। जबकि देखा जाए तो अगर आसम एक पर्सनली मेरा ओपिनियन ये, इनका स्पेस भी था, इनको इख्तियारात भी मिले,
सब कुछ हुआ, फिर किस चीज अम्मार इस दफा नहीं है, अम्मार इस दफा नहीं मिले। सच्ची बात है कि इमरान खान साहब ने ऑन ऑफ पे स्विच पे हुकूमत रखी थी अपनी, ये बात आपको ही पता है कि वो अपने इर्द गिर्द रखते हैं चीजें। ये हुकूमत आई है, ये मांगे तांगे की हुकूमत है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको क्या दें और किसको क्या ना दें, ये वाली सिचुएशन रहती है, खासतौर पे मियाँ साहब के पास, छोटे मियाँ साहब के पास। तो वो क्या दे देंगे, और इसने इकोनॉमिक बुरे करंज के अंदर वो क्या चीज़ें दे देंगे। फिर भी सिंध गवर्नमेंट बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, वो अपने हिस्से का काम कर रही है, वो इलेक्शन में कुछ ना कुछ निकाल जाएगी अगर इलेक्शन होते हैं तो। वैसे मुझे आपसे थोड़ी सी इकोनॉमिकल उस पर भी डिस्कस करना था, बट मेरे ख्याल से हमारा प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा हो गया। क्या कहते, करना चाहिए? थोड़े से एक सवाल कर लें, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी, किसी मुझे शेयर किया था, एक प्रोग्राम में देख रहा था, तो एक सुनने में आया कि अफगानिस्तान की वजह से जो है ना हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत है। हमारा बेड़ा गर्क जो है ना पिछले 10, 15, 20 साल से ना अफगान वॉर के बाद हुआ है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। फ्री ट्रेड जोन था पाकिस्तान, जो हमारी शिपमेंट्स हैं जितनी भी वो जाती थी अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में मैं आज से कुछ पहले चला जाता हूँ, मैं अमेरिका के ऑपरेशन से इन्वर्जन से पहले चला जाता हूँ। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। सही है। इस मुल्क से ना अफगानिस्तान में शेविंग किट्स और कंटेनर्स जाया करते थे शेविंग ब्लेड्स के। मुझे बताएं कहाँ यूज़ होते थे? वहाँ तो दाढ़ी बनाना ममनू थी, तो वो कहाँ ब्लैक होते थे? वो इसी पाकिस्तान में रुक जाते थे और आधी कीमतें बिका करते। तो इसका इकोनॉमी नुकसान किसको हुआ? हमें हुआ, ठीक है। अफगानिस्तान में चलाने के लिए उस वक्त रोड्स नहीं थे, यहाँ से टायर जाया करते थे वहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होके हमारे वाया, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड कंट्री है, हम वाया। वो आज तक वो कंटेनर टायर्स के अफगानिस्तान कभी पहुंचे ही नहीं है। नहीं, अभी मैंने सुना है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान डॉलर जा रहे हैं। मैं उधर भी आ रहा हूँ, अभी तो मैं आपको माली नुकसान की हिस्ट्री बता रहा हूँ। हम नुकसान कहाँ हमने किया है। अगर वही टैक्स पे करके टायर, हम टैक्स पे करके टायर लेते तो क्या कीमत होती है, और बगैर टैक्स के टायर की कीमत क्या है? बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम किस कराची शहर में बैठे हैं, यहाँ योकोहामा की फ्रेंचाइज है रोड के ऊपर ही शारे फैसल पे। आप उनसे टायर लें और टायर मार्केट में जाके सेम टायर लें, स्मगल टायर आपको कोई 5-6 हज़ार रुपए के डिफरेंस पे आ जाएगा। तो ये जो 5-6 हज़ार का इकोनॉमी लॉस है वो किसका है? हुकूमत पाकिस्तान का ही है ना भाई। तो दूसरी बात ये डॉलर, हर अफगानी को यहाँ से जाते हुए $1000 अलाउ है। 15,000 अफगानी रोज अफगानिस्तान आता जाता है, तो 15,000 आदमी अगर $15,000 जेब में डाल के जा रहा है तो सोचें कितना डॉलर लेके जा रहा है। दूसरा ये कि उसके बाद वो हमसे ट्रेड अपने पैसों में या हमारे पैसों में नहीं करना चाहते, वो हमसे ट्रेड डॉलर में ही कर रहे हैं। तो हमारा जो इकोनॉमी है आज से नहीं ज़माने से, मुबश्शिर ज़ैदी साहब जो FBR के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने ही ये बात डिस्क्लोज की थी। ये जो हमने अफगान ट्रेड सिस्टम अपने पास से खोल रखा है ना, इसकी इकोनॉमी को कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, ठीक है। अफगानिस्तान हमारी इकोनॉमी का कोई भला नहीं चाहता, वो डॉलर में वो सारा डॉलर समेट रहे हैं और डॉलर में ही डील कर रहे हैं। तो जो वो डॉलर है, हम अपनी एलसीआं खोल नहीं पा रहे। $15,000 रोज के लगा लें आप सुबह शाम के हिसाब से, तो बताएं क्या हो रहा है, कितना डॉलर इधर से उधर हो रहा है। इसे कहते हैं ब्लैक ऑफ डॉलरिंग। पर ये हुकूमत इस बारे में संजीदा है या नहीं है, इधर कार्रवाई करना चाहती है नहीं करना चाहती। अफगानिस्तान के लोगों की आधी फैमिलियां यहाँ हैं, आधी फैमिलियां अफगानिस्तान में, वो मोस्टली आते जाते रहते हैं। अब ये मेहमान नवाजी हमारे कितने गले पड़ेगी और कितनी देर की रह गई पड़ गई है, हमें नहीं समझ में आ रहा। बस ये हम लिए जा रहे हैं और हमारे गले आई जा रही है और हम बस रुल रहे हैं। मुहावरा है ना पंजाबी का, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। तो वही वाली कहानी है, हम चस ले रहे हैं और हमें डॉलर मिले उसके एवज। ये बात नहीं है हमें डॉलर नहीं मिले, हमने डॉलर लिए, हमें काफ़ी इकोनॉमी फ़ायदा भी हुआ है, बट अनफॉर्चुनेट है। आज के लिए हमारा इतना ही। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपने कमेंट्स और अपनी बातें, जो भी आप लोगों को सवाल हमसे करना हो वो ज़रूर हमसे कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।